तंग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने युवा आलोचक और कहानीकार राकेश बिहारी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। सुनिए पहला भाग। राकेश बिहारी जी, हम आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ममता जी। आपके लिखने की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मुझे लेखन वहां से मिला है। मेरे दादाजी लिखते थे, मूलतः कविताएं लिखते थे, तो लिखने पढ़ने की जो प्रारंभिक परवरिश है मुझे उनके सानिध्य में ही मिली। हमारे घर का जो व्यवसाय था वह किताबों का व्यवसाय था। अच्छा। और वो किताब की दुकान कम थी, वो एक पुस्तकालय ज्यादा था। क्या बात। तो साहित्य की किताबें, आध्यात्मिक किताबें वहां बहुत होती थी। जी जी। अगली जमात की जो किताबें होती थी, खासकर हिंदी साहित्य की, वो हम पहले पढ़ लेते थे। हमारी माँ खुद उन कहानियों को पढ़ती थी, वो कहानियां हमें सुनाती थी, और हम तो 3 क्लास 4 क्लास आगे की कविताओं को तभी याद कर लिया करते थे। आज भी वो कविताएं बहुत सारी याद हैं। तो लिखने पढ़ने की जो बुनियाद है वो वही है। अब हमारे जहन में एक बात आ रही है। एक तो हम आपसे उनमें से कोई एक कविता सुनना चाहेंगे जो आप बचपन में सुनाया करते थे, पढ़ा करते थे। दूसरी बात मेरे जहन में ये आ रही है कि कविताओं का माहौल आपके घर में था, लेकिन आप कहानीकार बन गए। शुरुआत दरअसल मैंने भी कविता से की है। अच्छा। और सच पूछिए तो साहित्य की शुरुआत ही कविता से है। और पहले तो जो कहानियां होती थी वो भी कविता के शक्ल में होती थी। जो हमारे महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब के सब कविताएं ही तो हैं। आपने कविता की बात की, वो कौन सी कविताएं थी तब हम सुनते थे। मैंने कहा कि हमारी माँ कहानियां पढ़ती थी, कविताएं उन्हें भी याद रहती थी, हम सबको भी सुनाया। एक कविता मुझे आपकी बातचीत से याद आ रही है, शायद ये हम 5वीं क्लास में रहे होंगे जी। बालकृष्ण राव नाम के कवि हुए हैं, उनकी कविता है फिर क्या होगा उसके बाद। बहुत दिलचस्प कविता है। कविता माँ और बेटे के बीच का संवाद है। एक बेटा है छोटा सा जो अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है, इसके बाद क्या होगा। वही कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जी। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, बधू तुम्हारी घर आएगी इस विवाह उत्सव के बाद। क्षण भर मुख पर स्मित की रेखा, हेल गई फिर माँ ने देखा। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। आगे माँ कहती है कि नव नभ के नक्षत्र मनोहर, स्वर्ग लोक से उतर उतर कर, तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। अब देखिए कितनी अच्छी प्रतिक्रिया है उस बच्चे की कि मेरे नए खिलौने लेकर भाग न जाएं वो अपने घर। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। क्या बात। जो वो कविता का संसार था, कहानियों का संसार था, अब के बचपन से विलुप्त हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदली तो हैं, स्वरूप बदले हैं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो कहानियां आज भी जिंदा हैं। यह जरूर है कि जिस तरह से उन कहानियों को हमने सुना है, गुना है, शायद सीधे सीधे उसी तरह से मौजूद नहीं है। तो हमारी जिम्मेवारी जरूर बढ़ती है। विरासत में जिन कहानियों को हमने सुना, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं ममता जी जो कहीं लिखी हुई नहीं मिलती हैं। हमने अपनी दादी नानियों से कहानियां सुनी हैं, और वो कहानियां जरूर अगर हमारे साथ ही चली जाएंगी तो एक चिंता का विषय हो सकता है। मुझे लगता है आपका रेडियो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि वैसी कहानियों को हम जिंदा करके रखें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जी। अब रेडियो की जिम्मेदारी की बात आपने कही है, तो एक सवाल रेडियो से ही जुड़ा हुआ हमारे जहन में आ रहा है। वो ये कि बहुत कम कहानियां लिखी गई हैं जिसमें रेडियो का जिक्र हो, खासतौर से विविध भारती का जिक्र हो। आपने कोई कहानी ऐसी पढ़ी है, कोई लिखी है जिसमें विविध भारती हो या रेडियो हो? देखिए, कहानी पढ़ने का और कहानी पर बात करने का मेरा शौक है। तो तुरंत जो आपने ये सवाल किया, तो कुछ कहानियां जो जहन में तुरंत कौंध रही हैं जी, मैं उनका पहले नाम लेना चाहूंगा कि वो कहानियां कौन सी हैं जिसमें रेडियो आता है जी। पंकज मित्र एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हमारे समय के, और संयोग से रेडियो से जुड़े हुए भी हैं जी। उनकी एक कहानी है जिद्दी रेडियो। अनिल यादव हमारे समय के कथाकार हैं, उनकी एक कहानी है आरजे साहब का रेडियो। कविता की एक कहानी है नेपथ्य। खुद आपने पिछले दिनों एक कहानी लिखी, अगर मैं शीर्षक ठीक से शायद मुझे याद नहीं है, जिसमें रेडियो का जिक्र आता है जी। आवाज में पड़ गई दरारें। मैंने भी पिछले दिनों एक कहानी लिखी है प्रतीक्षा, जिसमें रेडियो का जिक्र आता है। लेकिन एक
अलग कहानी से जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे समय के ही एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं आशुतोष, पेशे से प्राध्यापक हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां लिखते हैं। उनकी एक कहानी है, यही ठैया नथिया हैरानी। यही ठैया नथिया हैरानी जी, यानी हिंदी में उसको कहेंगे यही नथिया खो गई। जी बिल्कुल। वो उस कहानी के केंद्र में विविध भारती है, रेडियो ही नहीं विविध भारती है। जी जी। और कैसे विविध भारती या फिर रेडियो बिल्कुल एक आम व्यक्ति का, एक आम आदमी के जीवन में कैसे हस्तक्षेप करती है, कैसे वो रेडियो के साथ बड़ा होता है, जिंदा रहता है, आप उस कहानी में देख सकते हैं। क्या तो आप जब कह रही थी कि रेडियो पे कहानियां बहुत कम हैं, कहानियां कम जरूर हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं जो बताती हैं कैसे रेडियो हमें बड़ा करता है, कैसे हमें संवर्धित करता है। वो सपने बेचता था, ये आपका पहला संग्रह था। किस तरह की कहानियां इसमें, इसके बारे में बताइए हमें। इसमें कुल जमा 7 कहानियां शामिल हैं। इन कहानियों में जो अधिकांश कहानियां हैं वो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट जीवन को दिखाती हुई कहानियां हैं। मैं सीधे सीधे हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, यानी हिंदी पढ़ाता नहीं, हिंदी पढ़ता नहीं, लेकिन हिंदी हमारी खून में है, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी भाषी प्रदेश का हूँ, हिंदी मेरे घर की भाषा है। लेकिन जो हमारी व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, मैं पेशे से कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में काम कर रहा हूँ। अमूमन जब कॉर्पोरेट की बात होती है तो हम सिर्फ इसका मतलब प्राइवेट कंपनियों से लगाते हैं, जबकि ये जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उसके 2 हिस्से हैं, एक सरकारी कॉर्पोरेट और एक प्राइवेट कॉर्पोरेट। जिसको सरकारी कॉर्पोरेट यानी जिसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो मेरी जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, मैंने इन 20 वर्षों में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगहों पे काम किया है। तो वहां के जो हमारे अनुभव हैं, और सच पूछिए तो बिल्कुल एक नया जीवन, एक नई दुनिया जिस तरह से कॉर्पोरेट में आज और जिस तरह से वो नई दुनिया बन रही है, वैसे ही वहां पर एक नए तरह का हाशिया भी खड़ा हुआ है। उस नए हाशिए पर एक नए तरह का सर्वहारा भी खड़ा हुआ है। तो वहां का जो जीवन है, न सिर्फ उस जीवन की बारीकियां, उस जीवन की वो झलकियां जो हम पहले से कहानियों में नहीं देखते रहे हैं, बल्कि वहां जो जीवन सांस ले रहा है, मैंने कहा वहां जो एक नए तरह का सर्वहारा उग रहा है, उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, मैंने उन चीजों को अपनी कहानियों में पकड़ने की कोशिश की है। अब वो कोशिश कैसी है वो तो पाठक ही बता सकते हैं। जी, इनमें से आपकी प्रिय कहानियां कौन सी हैं? आपने जिस कहानी का जिक्र किया वह सपने बेचता था, ये खुद कहानी मुझे प्रिय है। एक दूसरी कहानी है, उसमें और अन्ना सो रही थी, वह कहानी भी मुझे प्रिय है। वैसे सच पूछे तो लेखक से जब पूछे तो अपनी सारी कहानियों को अपनी प्रिय कहानी की सूची में बता सके। और एक कहानी का जिक्र कर रही हूँ, बिसात, उस कहानी के बारे में हमें बताइए। बड़ी बारीक सी बुनावट है। बिसात कहानी सच पूछे तो मुझे भी बहुत प्रिय है। आपने जब पहले सवाल किया था तो चूंकि उस संग्रह में वो कहानी नहीं है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। कहानी के केंद्र में शतरंज है और मेरी स्मृति में मेरा एक मित्र रहा इसको लिखते हुए, एक शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा कभी। लेकिन उस कहानी के साथ बहुत सारी दिलचस्प चीजें मेरे लिए जुड़ी हुई हैं। खुद आपने रचना प्रक्रिया की बात की। जी जी। मैं शतरंज नहीं जानता हूँ। मैंने सिर्फ उस कहानी को लिखने के लिए बाकायदा मैंने शतरंज खरीदी, शतरंज की किताबें खरीदी। जब वो कहानी लिखने का वक्त था तो बाकायदा आपको दिलचस्प लगेगा कि मैं अपने घर में टेबल पे शतरंज बिछा के बैठता था। मेरा वो मित्र अपने घर में शतरंज बिछा के बैठता था, समझाता था कि ये क्या हो रहा है और ये खेल किस तरह से चल रहा है। इस तरह से हमने वो शतरंज की बारीकियों को वहां से सीखा मैंने उसके साथ। जी। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। आपने जिस कहानी का जिक्र किया बिसात का, उसी से जुड़ी हुई एक बात है, मुझे हमेशा याद रहती है। सुबह के 6 बज रहे थे जब कहानी छपी थी उन दिनों परिकथा में। उसके बाद किसी एक दिन सुबह के 6 बज रहे थे, तब राजेंद्र यादव जीवित थे। उन्होंने मुझे फोन किया, कहानी के लिए बधाई तो दी ही और कहा कि तूने ऐसा कैसे लिख लिया, जानते हो शतरंज। यह उनका तरीका था कॉम्प्लीमेंट देने का। लेकिन वो अकेली कहानी है जिसपे मुझे राजेंद्र यादव का इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मिला। आप कहानीकार के साथ साथ आलोचक भी हैं, तो ये कब से शुरू किया, आलोचना कब से शुरू किया आपने? कुछ लोग तो इस तरह से भी कहते हैं कि एक असफल कथाकार जो होता है वो कई बार सफल आलोचक हो जाता है। लेकिन मैं अपने तय यह सोचता हूं कि कहानी से तो मुझे पहला प्यार है। मैं खुद को मूलतः कहानीकार मानता हूं, लेकिन मेरी आलोचना ने मुझे पहचान एक अलग तरह की दी, ज्यादा दी, अभी सच है। मजाक में तो कई बार मैंने यह भी देखा है या फिर कहता भी हूं कि जो मेरे कथाकार मित्र हैं वो मुझे आलोचक समझते हैं और जो मेरे आलोचक मित्र हैं वो मुझे कथाकार कहते हैं। जितना प्रिय मुझे कहानी लिखना है उतना ही कहानियों पे बात करना, कहानियों के बारे में सोचना भी है। लेकिन हाँ, जब समयांतर नाम की एक पत्रिका निकलना शुरू हुई थी, पंकज बिष्ट जी उसके संपादक अब भी हैं, उन्होंने मुझे एक पहली किताब दी थी। हालांकि वो कहानी की किताब नहीं थी,
वो अनामिका जी की किताब थी स्त्रीत्व का मानचित्र, समीक्षा करने के लिए। वो पहली किताब थी जिसकी मैंने समीक्षा लिखी। उसके बाद धीरे धीरे फिर राजेंद्र जी ने ही कुछ किताबें मुझे दी पढ़ने को, लिखने को। हंस के लिए मैंने कुछ रिव्यू की और धीरे धीरे सिलसिला चल पड़ा। मुझे भी रास आने लगा और लोगों को भी कहीं न कहीं मेरा लिखा पसंद आया, तो उसमें मैं कुछ कर लेता हूँ। आलोचना काफी शोधपूर्ण काम होता है, काफी मेहनत का होता है। हम जानना चाहते हैं कि पुस्तक की आलोचना के लिए आप खुद कितनी तैयारी करते हैं, कितना वक्त लगाते हैं? अगर आप वक्त की बात कह रही हैं, अगर एक कहानी पे मैं जितनी मेहनत करता हूँ, हो सकता है जो दूसरे प्रोफेशनल आलोचक हैं उतनी मेहनत ना करते हो या फिर उनको उतना वक्त ना लगता हो। लेकिन अगर जैसे मैं अभी समालोचन.com नाम की एक ई पत्रिका है, बहुत अच्छी ई पत्रिका है, उनके लिए मैं इधर की जो पीढ़ी आई है कहानीकारों की, जो बिल्कुल ताजा पीढ़ी है, जिसे मैंने भूमंडलोत्तर पीढ़ी का नाम दिया है, उनकी कहानियों पर यह श्रृंखला है। तो उसमें एक कहानी पर एक निबंध मेरा होता है और अमूमन मुझे लगता है कि 20-25 घंटे का समय एक कहानी मांगती है। न सिर्फ आपको एक कहानी को कई बार पढ़ना है, बल्कि उसको समझकर उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो यह एक आलोचकीय तैयारी का मामला है। हाँ, अगर आप उसमें डूबकर काम करना चाहते हैं तो। बाकी फौरी तौर पर अगर आपने एक कहानी पढ़ी और आलोचना या समीक्षा के नाम पर सिर्फ उस कहानी का सारांश बता देना है, तब तो कोई वक्त नहीं लगता है। लेकिन मैं जिस तरह की आलोचना पढ़ना या करना पसंद करता हूं, तो वो समय मांगती है और मुझे लगता है किसी भी आलोचक को वह समय देना चाहिए, तभी उसकी चीज अच्छी हो सकती है। किसी रचना की आलोचना या समीक्षा आप जब करते हैं, तो जब तारीफ करते हैं तो जाहिर है आपको भी तारीफ मिलती होगी, लेकिन जब सचमुच आलोचना करते हैं जिसमें कि कथा है, तो उसकी बुराई भी करते होंगे, तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है? नाराजगी भी झेलनी पड़ती होगी। जाहिर है हर तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि हम आलोचना को बुराई ना कहें। ये तो एक तरह की समीक्षा जो है, समीक्षा शब्द है, वह अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सम्यक है। आप जब एक किसी भी कलाकृति को, वो कहानी हो, कविता हो, पेंटिंग हो, जब आप सुनते हैं, आप उसको गुनते हैं, तो बतौर एक पाठक भी, आलोचक को थोड़ी दूर भी कर दें, तो बतौर एक पाठक भी आपकी सहमतियां असहमतियां दोनों होती हैं। एक ही कृति में कुछ पक्ष पर आप सहमत होते हैं, कुछ पर असहमत होते हैं, कई बार पूरी तरह किसी कृति से सहमत या असहमत होते हैं। तो इसे सहमत असहमति की तरह ही देखना चाहिए। हम यही सोचकर लिखते हैं, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, लेखक भी मनुष्य है, तो कई बार जो आपने कहा कि लोग नाराज हो जाते होंगे, होते हैं। हमने इस सीरीज के दौरान ही कभी कभी लगता है कि 4-5 मित्र हमने खो दिए हैं, लेकिन यही एक पक्ष नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी हमने आलोचना की, यानी जिनकी रचनाओं से हमने असहमतियां जाहिर की, तब तक मैं उन्हें नहीं जानता था, आज को वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। या फिर जिन्होंने हमारी कृति की आलोचना की, वो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो दोनों तरह के अनुभव होते हैं। मुझे लगता है अच्छे अनुभवों को याद रखना चाहिए। किसी भी रचना में आपके विश्लेषण का क्या क्राइटेरिया होता है? ऐसा तो है नहीं कि कोई खास फार्मूला है या कोई खास फ्रेम है जिस पे चढ़ा के आपको किसी कहानी को जांचना है। जब आप कहानी पढ़ते हैं, इतना जरूर होना चाहिए कि एक कहानी को पढ़ते हुए पहला एहसास तो हमारे अंदर यह पैदा हो कि हमने एक कहानी पढ़ी, और फिर वो कहानी हमें एक यात्रा पर ले चले। जहां हमने कहानी शुरू की है, कहानी वही खत्म ना हो। यह यात्रा मन की हो सकती है, यह यात्रा विचारों की हो सकती है, यह यात्रा मनस्थितियों की हो सकती है, और अंततः वह यात्रा जो है वह एक प्रगतिशील यात्रा हो। अभी आप सुन रहे थे जाने माने युवा आलोचक और कहानीकार राकेश बिहारी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।